दोस्तों भारत की इकॉनमी आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, जिसका एनुअल ग्रोथ रेट 8.7% तक पहुंच चुका है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रोथ के मामले में हमारे देश ने चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज इंटरनेशनल मीडिया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टार्टअप्स में काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद भी आज हमारे देश में कुछ मिसिंग सा है, और वो कि हम में से ज्यादातर लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इंडिया में लोगों की लाइफ साल दर साल बद से बदतर होती जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी एक तरफ देखें तो इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की जिंदगी कई तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस से भरी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर साल बढ़ती हुई जीडीपी का फायदा देश के आम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों इतनी जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है? और क्या वजह है कि आज देश में लाखों करोड़ों एजुकेटेड यंगस्टर्स जॉब के तलाश में भटक रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं और देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में होने वाली इस अनबिलीवेबल ग्रोथ के पीछे की डार्क साइड क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के इतिहास को जानना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 1947 में हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हुआ था, लेकिन उस वक्त भारत हमें दुनिया के सबसे गरीब देश के रूप में मिला था, क्योंकि आजादी मिलने तक अंग्रेज भारत को पूरी तरह लूट चुके थे। उस वक्त भारत में इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब था। इसलिए इन सभी चीजों में बदलाव लाने के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि वो दुनिया के दूसरे इंडिपेंडेंट देशों की तरह वेस्टर्न मॉडल को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह उन्होंने इंडिया के लिए एक नया इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया जो सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सरकार ने देश के सभी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में कर लिया, जिनमें स्टील, माइनिंग, मशीनरी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और बैंकिंग शामिल थे। दोस्तों इस मॉडल को अपनाने का मेन रीजन ये था कि इतने सालों तक ब्रिटिश के गुलामी के बाद वो इंडिया को पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, ताकि हमारा देश गरीबी रेखा से ऊपर उठकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करे। अगर देखा जाए तो उस समय ये प्लान काफी बेहतरीन नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों रियलिटी में चीजें इसके अपोजिट होने लगी। इस मॉडल की वजह से देश के प्राइवेट सेक्टर्स को इनोवेटिंग होने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि देश की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री थी उन सभी को सरकारी कर दिया गया था। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि गवर्नमेंट इन कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट को कभी टाइट नहीं रख पाई, और बढ़ते करप्शन व इंडस्ट्रियल लॉसेस में आकर ये कंपनीज बर्बाद होने लगी। आज हम भारत के सरकारी विभागों में जो करप्शन देखते हैं उसकी शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। इन सब चीजों की वजह से 75 साल गुजर जाने के बाद भी भारत पहले जैसा एक अनडेवलप्ड देश रह गया, जिसकी इकोनॉमी में सिर्फ 2 से 3% का ही ग्रोथ होता रहा। दोस्तों उस दौरान दूसरी एशियाई कंट्रीज जो कैपिटलिस्टिक मॉडल को फॉलो करती थी उनमें डबल डिजिट का ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से वो देश धीरे धीरे डेवलप्ड होते गए। लेकिन दोस्तों फिर 1991 के बाद चीजें बदलने लगी, क्योंकि इसी समय इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर सोवियत यूनियन टूट गया, और इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि दोस्तों हमें अपने लोन्स को पे करना भी मुश्किल हो गया था। अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए इंडिया को IMF से लोन लेना पड़ा, लेकिन दोस्तों ये लोन हमें एक कंडीशन के साथ मिला था, और वो कंडीशन ये था कि इंडिया को अपनी मार्केट पूरी दुनिया के लिए ओपन करना होगा, ताकि दूसरे देश भी यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। फाइनली इंडिया को ये शर्त माननी पड़ी और देश में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो गई, जिसके चलते फॉरेन कंपनीज जिन्हें पहले ही इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी वो तेजी से यहाँ का रुख करने लगी, ताकि भारत की चीप लेबर कॉस्ट और स्किल्ड इंजीनियर्स का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इस तरह दोस्तों देखते ही देखते भारत में कॉल सेंटर, IT डिपार्टमेंट और कई तरह की विदेशी फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, जिससे भारत में नई नई प्राइवेट कंपनीज को स्टार्ट होने में एक बड़ा पुश मिला। खासतौर से दोस्तों IT सेक्टर ने इस दौरान काफी तेजी से ग्रो किया था। अब दोस्तों अगर हम 1991 से अब तक का देखें तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और ही है। आज पेपर पर हमारे देश की इकोनॉमी काफी ग्रो कर रही है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा यहाँ की आम सिटीजन्स की लाइफ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कई अलग अलग सर्वे से ये बात सामने आई है कि भारत के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड साल दर साल गिरता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड फेमस गैलोप सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी खुशहाल है, और ये परसेंटेज दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। और यही वजह है कि इंडिया दुनिया की टॉप 10 अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज के लिस्ट में आता है। अब दोस्तों अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को देखें तो इसमें हमारा भारत इराक, लीबिया, इथोपिया और इवन पाकिस्तान से भी नीचे है। ऐसे में दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम इंडियंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों नहीं सुधर रही है। तो दोस्तों एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी इस कंडीशन के पीछे दो मेजर रीजंस हैं, जिसमें पहला रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट।
दोस्तों अगर हम पिछले 5 से 6 सालों का डेटा देखें तो हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 से 6% रहा है, जो कि यूएस और यूके से काफी ज्यादा है। और अगर रफली देखा जाए तो ये कनाडा से मिलता जुलता है। हालांकि कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश से कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर हम इंडिया को सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अकॉर्डिंग देखें तो इस हिसाब से हम लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश करती है। असल में दोस्तों इंडिया के 90% जॉब इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं, जिनमें ज्यादातर किसान, लेबर, सफाई कर्मी, धोबी, टैक्सी ड्राइवर और शॉपकीपर्स आते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन जॉब्स में लोगों की इनकम बहुत ही कम है। साथ ही यहाँ पर इन्हें करियर ग्रोथ या जॉब सिक्योरिटी जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। इसलिए देखा जाए तो उन लोगों के पास जॉब तो है, लेकिन इन जॉब से उनकी इतनी कमाई नहीं होती कि वो एक अच्छी लाइफ का गुजारा कर सकें। इस तरह दोस्तों ये लोग पेपर पर तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन असल जिंदगी में बात कुछ और है। इतना ही नहीं, जो यंगस्टर्स अपने कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही ज्यादा अर्निंग और अच्छी जॉब्स के लिए क्वालिफाइड भी हैं, उन्हें भी काफी खराब सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जो लोग एजुकेटेड और डिग्री होल्डर हैं, उनके बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। अगर हम एक सर्वे का डेटा देखें तो देश में 20% अनएम्प्लॉयमेंट लोग डिग्री होल्डर्स हैं, जिनकी परसेंटेज कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दोस्तों हमारे देश के यंगस्टर्स का झुकाव इंजीनियरिंग और आईटी जैसे फील्ड में काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए इन फील्ड्स के अंदर हाई डिमांड भी होनी चाहिए। लेकिन असलियत में देश के अंदर लाखों ऐसे इंजीनियर हैं जो कॉलेज की डिग्री लेने के कई सालों बाद भी जॉब की तलाश में भटक रहे हैं, और इसका मेन रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों अगर हम 1990 की बात करें तो उस वक्त देश में इंजीनियर्स बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम देश में हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस कम थे। लेकिन उन कॉलेजेस से वेल ट्रेंड इंजीनियर्स निकलते थे, और इसीलिए उस वक्त एक अच्छी जॉब पाने की गारंटी होती थी। लेकिन दोस्तों इंडिया में लिबरलाइजेशन आने के बाद देश में हजारों प्राइवेट कंपनीज फैल गईं, जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी शामिल थे। इन प्राइवेट कॉलेजेस में लो क्वालिटी एजुकेशन के चलते बिना किसी कंपटीशन के आसानी से एडमिशन मिलने लगा। इस तरह दोस्तों पहले के मुकाबले अब डिग्री पाना बहुत ही आसान हो गया, और हर साल लाखों इंजीनियर्स पैदा होने लगे। अब दोस्तों इस सब का नतीजा ये हुआ कि किसी भी कॉलेज डिग्री की वैल्यू पहले के जैसे नहीं रही, और ये एक बड़ी वजह है कि आज अच्छे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स भी नौकरी की तलाश में बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर सवाल ये आता है कि अगर पढ़े लिखे लोग ही बेरोजगार हैं, तो भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रही है? तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि हमारे बिजनेसेस पहले के मुकाबले और भी ज्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बिजनेसेस इतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं हो पा रहे कि उनसे लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा हो। तभी तो यहाँ की फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से जॉब्स का एक्सपेंशन उतना नहीं हो पा रहा जितना कि हमारे देश को असल में जरूरत है। और इसी वजह से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे रेगुलर और लो पेइंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं जो उनकी डिग्री से मैच करती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस साल इंडियन रेलवे में 35,000 जॉब्स अवेलेबल थी, और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इन 35,000 जॉब्स के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि इनमें ज्यादातर पोस्ट स्टेशन गार्ड जैसी लो पोजीशन वाली थी। ऐसा ही कुछ साल 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जहां लोकल पुलिस की सिर्फ 62 वैकेंसीज के लिए लगभग 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इसके अलावा एक जॉब के लिए तो सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी कि आपको बाइक चलाना आना चाहिए, लेकिन उस एक जॉब के लिए भी 3700 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें दोस्तों कुछ एप्लीकेंट पीएचडी डिग्री होल्डर्स भी थे। और इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है। वैसे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा इंडियंस की इस खराब कंडीशन के पीछे दूसरा रीजन है इनइक्वालिटी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इनकम और वेल्थ दोनों ही मामलों में सबसे अनइक्वल देशों में से एक है। यानी दोस्तों हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा है। और सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर ये इनइक्वालिटी रेट और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इनइक्वालिटी का देश की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये अपनी लिमिट पार कर देता है तो किसी भी देश की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही लॉन्ग टर्म में इनइक्वालिटी हाई लेवल लोगों की सोशल यूनिटी को तोड़ता है, और इसकी वजह से देश में एक डिवाइडेड और अनसेटिस्फाइड सोसाइटी बिल्ड होती है। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इंडिया की अपनी ओएनडीसी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को खत्म कर देगा, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।